हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपनी संबंधित अकादमियों के उभरते हुए सितारे हैं और यही कारण है कि मैंने इस जलसे गाला का आयोजन किया है। आपकी उपलब्धियां डिस्टार मार्क्विसेट, डिस्टा मार्क्विसेट के लिए बहुत प्रतिष्ठा लाती हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने मेहमानों से आपका परिचय कराने जा रही हूं। आपको इस अवसर का उपयोग खुद को अलग साबित करने और साम्राज्य किंगडम के लिए अपना मूल्य दिखाने के लिए करना चाहिए। माचियोनस ने कुछ कदम पीछे हटते हुए लित पर एक संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण नजर डाली। वो मुड़ी, अपना गला सहलाया और एक प्रथम श्रेणी के वायु जादू फर्स्ट मैजिक एयर स्पेल को सक्रिय किया। कृपया क्या मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर सकती हूँ? उनके जादुई रूप से बढ़ाए गए स्वर ने पूरे बॉलरूम में गूंज पैदा कर दी, जिससे सभी के सिर उनकी ओर मुड़ गए और बातचीत थम गई। आज रात हम नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उन सभी कठिनाइयों को याद करने के लिए जिन्हें हमने सहन किया है। 2 अकादमियां अस्थायी रूप से खो गई हैं। बाल्को ने एक बार फिर ग्रिफॉन साम्राज्य ग्रिफिन किंगडम को घुटनों पर ला दिया है। फिर भी हम जीवित रहे। हमारा भविष्य अंधकार में लग सकता है, लेकिन हमारा वर्तमान उत्सव के योग्य है। मैं आपके सामने एक एक करके इस पीढ़ी के सबसे उज्जवल दिमागों का परिचय कराऊंगी। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वे हमें अपनी प्रतिभा का थोड़ा सा प्रदर्शन दिखाएं, ताकि वे पिछले वर्ष के दौरान की गई अपनी प्रगति का प्रदर्शन कर सकें और इस शाम को और अधिक सुखद बना सकें। रैंकिंग के अनुचित होने के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। माचियोनस डिस्टार ने उन सभी 6 युवाओं की ओर देखा, लेकिन फ्रिया पर दूसरों की तुलना में 1 सेकंड अधिक समय तक नजरें टिकाए रखी। जादू, हालांकि, किसी को धोखा देने की अनुमति नहीं देता। या तो आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रतिभा का दिखावा नहीं किया जा सकता। आपसे जो आवश्यक है वह यह है कि केवल प्रथम जादू फर्स्ट मैजिक का उपयोग करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। सुरक्षा कारणों से टियर 1 जादू और उससे ऊपर के जादू हवेली के सुरक्षा घेरे प्रोटेक्टिव एरेज द्वारा सील कर दिए गए हैं, और इसी तरह वे सभी जादुई वस्तुएं भी सील हैं जो स्वभाव से रक्षात्मक डिफेंसिव नहीं हैं। लित इस घोषणा से हैरान था। उसे प्लेग के दौरान के बाद से इतने शक्तिशाली घेरे का सामना नहीं करना पड़ा था, जब वह स्मॉल वर्ल्ड आर्टिफैक्ट के प्रभाव में था। सोलस ने अपने माना सेंस को सक्रिय किया और अपने आसपास की टोर ली। हमारे चारों ओर बहुत सारे घेरे एरेज हैं, लेकिन स्मॉल वर्ल्ड नहीं है, उसने सोचा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी मैं माचियोनस जैसे मध्यम महत्व के कुलीन से उम्मीद करती। मुझे लगा था कि केवल राजघराने रॉयल्स के पास ही इतने शक्तिशाली जादुई घेरे तक पहुंच है। देखते हैं कि वे सत्य जादू ट्रू मैजिक के सामने कैसे टिकते हैं। लित ने चुपचाप अपने दिमाग में एक टियर 1 का मंत्र बुना, अपने माना को अपने आसपास की विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी से जोड़ा। विचार कुछ सरल और ध्यान न देने योग्य करने का था, जैसे कमरे के तापमान को कुछ डिग्री बढ़ाना। सब कुछ ठीक रहा जब तक कि उसने माना को अग्नि तत्व फायर एलिमेंट के साथ नहीं मिलाया। जैसे ही ऊर्जा बनने लगी, उसके चारों ओर के घेरे सक्रिय हो गए। वे वास्तव में उसे मंत्र बोलने से रोकने में सक्षम नहीं थे, केवल कमरे के माना में उतार चढ़ाव पैदा करके मंत्र के निष्पादन में बाधा डाल रहे थे। इसीलिए सुरक्षा इतनी ढीली है। घुसपैठियों और मेहमानों दोनों की सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। घेरे निश्चित रूप से एक नकली जादूगर को रोक सकते हैं, लेकिन सत्य जादूगर को नहीं। अगर मैं चाहूं तो जारी रख सकता हूं। मुझे बस उतार चढ़ाव के अनुसार अपने प्रवाह को अनुकूलित करना होगा, कुछ ऐसा जो एक नकली जादूगर का निश्चित पैटर्न करने में असमर्थ है। हमारी आयामी जेब डायमेंशनल पॉकेट का क्या? लित अपनी खोजों से आश्वस्त था। वो उन घेरों पर ध्यान दिए बिना ही उनके बीच चल पड़ा था। उसने एक कुलीन परिवार के संसाधनों को बहुत कम करके आंका था। मुझे लगता है कि हम इसे खो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय और प्रयास लगेगा। हमारे मामले में हमारे जादू को ब्लॉक करने के बजाय ये घेरे किसी भी मंत्र को बोलना बहुत कठिन और माना के लिए महंगा बना देते हैं, सोलस ने उत्तर दिया। लित ने मन ही मन उसकी बातों पर सिर हिलाया, ये जांचते हुए कि क्या स्पिरिट मैजिक और फ्यूजन मैजिक अभी भी काम कर रहे हैं। सब कुछ बिना किसी बाधा के चला। चाहे वह कितनी भी ऊर्जा क्यों न जुटा ले, घेरे निष्क्रिय रहे। आइए प्रथम रैंक धारकों फर्स्ट रैंकर्स से शुरू करते हैं, माचियोनस ने जारी रखा। व्हाइट ग्रिफॉन अकादमी से व्हाइट हैंड, यूरियल डियारस, यूरियल क्या? लित ने फ्रिया के कान में फुसफुसाते हुए पूछा। यह उसका प्रथागत शीर्षक कस्टम टाइटल है। उच्च रैंक वालों को अक्सर उनके प्रोफेसरों से उन क्षेत्रों में एक या अधिक उपनाम मिलते हैं जिनमें वे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, उसने समझाया। हालांकि मैंने कभी किसी को उसे इस तरह बुलाते नहीं सुना, और शायद तुम कभी सुनजी भी नहीं।
लिंजोस की उस वजह के बिना शायद उसके पास ये शीर्षक नहीं होता। उसकी आवाज मुस्तैद सुनाई दे रही थी, यहां तक कि उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ भी। लित ने गौर किया कि यूरियल उस आडंबरपूर्ण शीर्षक और उसके बाद होने वाली गगनभेदी तालियों से शर्मिंदा था। बेचारा यूरियल, सोलस की आवाज करुणा से भरी थी। न केवल उसे लगातार उसकी नकली उपलब्धि की याद दिलाई जाती है, बल्कि उसे सबसे पहले जाने का कठिन काम भी मिला है। आशा है कि उसे स्टेज फ्राइट न हो जाए। अभी उसके पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो खुद को आत्मदया सेल्फ पिटी में डुबोए रखे या झूठ को सच में बदलने की पूरी कोशिश करे। मुझे उम्मीद है कि वो दूसरा विकल्प चुनेगा, लित ने जवाब दिया। उनकी टेलीपैथिक बातचीत खत्म होने से पहले ही यूरियल आगे बढ़ चुका था। स्टेज फ्राइट कुछ ऐसा था जिस पर उसने सालों पहले विजय प्राप्त कर ली थी। डीरस परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में यूरियल बचपन से ही अपने पिता के साथ सभी सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुआ था। अक्सर वैलेट की भूमिका में अपने भाषणों की शुरुआत करता था। पिछले 2 महीनों से पूरे साम्राज्य में परेड किए जाने के बाद डींग मारना उसकी दूसरी प्रकृति बन गई थी। यूरियल धीरे धीरे चारों ओर घूमा, हवा में अपने हाथ लहराते हुए उन सभी मोमबत्तियों से आग की छोटी छोटी लपटें विस्प्स इकट्ठा करने लगा जिनसे उसकी नजरें मिली। बॉलरूम को ज्यादातर जादुई क्रिस्टल से रोशन किया गया था, लेकिन एक भोज में कमरे को गर्मजोशी देने के लिए हमेशा प्रकाश के अन्य स्रोत भी होते थे। चाहे वो कितना भी शानदार क्यों न हो, जादू से उत्पन्न प्रकाश में कुछ ठंडापन होता था, खासकर गैर जादूगरों के लिए। वे लपटें यूरियल के चारों ओर एक अलौकिक नदी की तरह नाचने लगी, जब तक कि उसने अपनी बाहें नहीं फैला दी, जिससे वे चारों ओर फैल गईं। ऊंची छत का फायदा उठाते हुए वे लपटें मेहमानों के सिर से कुछ मीटर ऊपर उठ गईं। फिर प्रत्येक लो एक फुटबॉल के आकार की हो गई, जिसने एक ग्रिफन का रूप ले लिया जो अपने अग्नि साथियों को चुनौती देते हुए चीख रहा था। प्रत्येक लो ग्रिफोन अलग रंग का था, लाल से लेकर हरे तक। केवल प्रथम जादू के साथ इतने सारे ग्रिफोन को संभालना उन अग्नि ज्वालाओं के तापमान को सीमित कर देता था। पूरे कमरे की सांसें थम गईं क्योंकि वे छद्मजीव एक दूसरे पर ऐसे हमला कर रहे थे जैसे वे मौत की लड़ाई लड़ रहे हों। फिर यूरियल ने उन्हें एक खुली खिड़की से बाहर उड़ा दिया, नियंत्रण खोने से पहले उन्हें जितना हो सके उतना ऊंचा भेज दिया। जब ऐसा हुआ तो वे फट गए और बहुरंगी आतिशबाजी बन गए। उसके प्रदर्शन ने स्वतःस्फूर्त तालियां बजाईं, जो तब तक जारी रहीं जब तक माचियोनेस ने अगले छात्र की घोषणा नहीं की। लूसा एजार, लूसा अर्जर, मिस्ट्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द मिस्ट्रेस ऑफ द स्टॉर्म, लाइटनिंग ग्रिफोन की प्रथम रैंक धारक काली पोशाक में थी। उसने कुछ भी तैयार नहीं किया था, ये शो योजनाबद्ध नहीं था। लूसा पीछे नहीं छूटना चाहती थी, लेकिन आग सबसे आकर्षक तत्व था और उसका उपयोग पहले ही किया जा चुका था। इसलिए उसने जल जादू वाटर मैजिक का सहारा लिया। उपस्थित लोगों के पेय पदार्थ से कुछ बूंदे एकत्र करके तरल का एक बहुरंगी गोला बनाया जिसने कमरे में कई इंद्रधनुष बनाए। फिर उसे एक बर्फ के ड्रैगन में बदल दिया जो खिड़की से बाहर उड़ गया और एक विशाल इंद्रधनुष में फट गया। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन यूरियल के प्रदर्शन के बाद लूसा का प्रदर्शन फीका था। फ्रिया एनास, फ्रिया अनस, मास्टर ऑफ स्पेस, द मास्टर ऑफ स्पेस, जब उसका नाम पुकारा गया तो फ्रिया मुख्य मंच पर गई। उसने खगोलीय क्षेत्र सेलेस्टियल स्फीयर को फिर से बनाने के लिए प्रकाश और अंधकार जादू का उपयोग किया, जिससे उपस्थित लोगों को भ्रम हुआ कि छत गायब हो गई है। पूरे नक्षत्र एक साथ ऐसे चलने लगे जैसे प्रत्येक सेकंड 1 घंटा हो, जब तक कि क्षितिज पर एक नकली सूरज नहीं दिखाई दिया, जिससे कमरे में फिर से रोशनी लौट आई। दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उसे बधाई दी। काइला डोना, बैटल गॉडेस, द बैटल गॉडेस। लित पहले ही ऊब चुका था जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी बांह खींच रहा है। वो मुड़ा तो पाया कि वह पहलोरिया थी। वो फुसफुसाते हुए उसका अभिवादन करने ही वाला था, लेकिन वह तेज निकली। मुझे ऐसे चूमो जैसे तुम मुझे याद कर रहे थे। उनके ठीक बगल में खड़ी फ्रिया के अलावा हर कोई प्रदर्शन में इतना खोया हुआ था कि किसी ने उनके द्वारा दिए गए गहरे भावुक चुंबन पर ध्यान नहीं दिया। लित को ऐसा आभास हुआ जैसे उसने उसके फेफड़ों से हवा खींच ली हो। तालियों की गूंज के साथ प्रदर्शन समाप्त होने पर ही फ्लोरिया ने उसे जाने दिया। लित आखिरकार उसे ठीक से देख सका। उसने रेशम साटन की लाल शाम की पोशाक, इवनिंग ड्रेस और सफेद शाम के दस्ताने पहने थे, जो धूप के लंबे समय तक संपर्क के कारण उसकी जैतून के रंग की त्वचा को उभार रहे थे। इससे पहले कि वे एक भी शब्द साझा कर पाते, लित को मुख्य मंच पर बुलाया गया। लुटिया का लित, आई ऑफ गॉड, द आई ऑफ गॉड और मेकर ऑफ वंडर्स, पूरे कमरे ने आश्चर्य से आह भरी, जिसमें लित भी शामिल था। किसी और को 2 शीर्षक नहीं मिले थे और उसका तीसरा रैंक धारक होना इसे और भी अद्भुत बना रहा था। यहां तक कि अधिकांश दूसरे रैंक धारकों को भी शीर्षक नहीं मिला था। ऐसा लगता है कि वास्टर मजाक नहीं कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि प्रकाश और फौज मास्टरिंग विभाग रैंकिंग के लिए लिंजोस से काफी नाराज थे। आमतौर पर मुझे इतनी अटेंशन पसंद नहीं आती, लेकिन आज रात बात अलग है,
उसने मुस्कुराते हुए सोचा। आपके दयालु परिचय के लिए धन्यवाद प्रिय मार्चियोनेस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एहसास होगा कि इस समय ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूं बिना आपको उबाए कि मेरे साथियों ने पहले क्या किया। इसलिए चीजों को दिलचस्प बनाने के लिए मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे एक सहायक की आवश्यकता है। वो सही व्यक्ति की तलाश करने का नाटक करते हुए कमरे में चारों ओर घूमा। तुम, उसने फ्लोरिया की ओर उंगली उठाई। क्या तुम इस कर्तव्य में मेरा साथ देकर मुझे सम्मानित करोगी? लित ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। फ्लोरिया एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। सबकी नजरें खुद पर होने से शर्मिंदा हुई। फिर लित का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। धन्यवाद, अब बस मेरे पीछे आओ। लित पास की दीवार की ओर चल दिया, जिससे कुछ मेहमान भ्रमित हो गए और उनमें से अधिकांश निराश। एक बार जब वे दीवार के सामने पहुंचे तो लित रुका नहीं और उस पर कदम रख दिया। फ्लोरिया को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और न ही अधिकांश मेहमानों को। बाकी या तो अपने पेपर अटक रहे थे या मन ही मन उसे कोस रहे थे। कमीना कहीं का। मार्चियोनेस उन्हीं में से एक थी। मैंने उससे ध्यान भटकाने और कुछ हंगामा करने को कहा था। अगर मैंने इसे ठीक से नहीं संभाला तो ये दंगे में बदल जाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लित ने मुस्कुराहट के साथ कहा, ये देखते हुए कि फ्लोरिया हिचकिचा रही थी। सवाल के जवाब में वो तुरंत आगे बढ़ी और पाया कि उसका पैर अब बिना किसी प्रयास के दीवार से चिपक गया था। लित ने फिर से चलना शुरू किया, उसके साथ मिलकर, जब तक कि वे छत पर उल्टे खड़े नहीं हो गए। जैसा कि उनके पहले ऊर्ध्वाधर कदम से ही स्पष्ट था, यह कोई उड़ान या तैरने वाला मंत्र नहीं था। अन्यथा लित के सूट और फ्लोरिया की पोशाक के पल्ले जमीन की ओर गिर रहे होते, जिससे स्थिति काफी शर्मनाक हो जाती, खासकर फ्लोरिया के लिए। उसके बाल, पोशाक और गहने बिल्कुल सामान्य थे, जैसे वो फर्श पर चल रही हो। क्या हमें थोड़ा संगीत मिल सकता है? लित के अनुरोध पर मार्चियोनेस ने ऑर्केस्ट्रा को संकेत दिया, जिसने एक मिनुएट बजाना शुरू कर दिया। उस जोड़े ने कई क्रिस्टल झूमरों, शैंडलियर्स से बचते हुए पूरे गाने के दौरान नृत्य किया। संगीत समाप्त होने पर मार्चियोनेस के सामने वापस लौट आए। फ्लोरिया उत्साह से लाल हो गई थी, लेकिन कमरे ने उनका ठंडा स्वागत किया। किसी ने तालियां नहीं बजाईं, वे बस उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे राक्षस हों, यहां तक कि जिनी, जिरनी और ओरियन भी। मुझे खेद है कि आपको ये पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे आया। लित ने कंधे उचकाए। उनकी मंजूरी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। आपकी जानकारी के लिए, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं बुलाना पसंद करता हूं। ग्रेविटी मैजिक, आर्कमेज डीरस, आर्चमेज डियारस ने उसकी बात काटते हुए कहा। बिल्कुल सही पकड़ा। लित हैरान था कि यूरियल के पिता ने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि क्या हुआ था। आखिरकार ग्रेविटी मैजिक लित की मौलिक रचना थी, या तो उसने ऐसा सोचा था। यह संभव है। एक के बाद एक उपस्थित जादूगरों ने अपना अविश्वास व्यक्त किया, जबकि कुलीनों ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। ग्रेविटी मैजिक क्या है पिताजी? यूरियल उनमें से एक था। 7वें प्रकार का जादू, कुछ ऐसा जिसे प्राचीन कुलीन परिवारों, एंशिएंट नोबल हाउसहोल्ड्स का अनन्य माना जाता है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, न आपसे और न ही अकादमी में रहते हुए। क्या ये कोई गुप्त कला है? यूरियल की जिज्ञासा जाग गई। उसने कभी 7वें प्राकृतिक तत्व के बारे में नहीं सुना था। यह कोई रहस्य नहीं है, अन्यथा मुझे इसके बारे में पता नहीं होता। वैन डीरस ने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की क्योंकि मैं इसका अभ्यास नहीं करता। तुम अकादमियों के पुस्तकालयों में इसके बारे में किताबें पा सकते हो, लेकिन कोई भी तुम्हें यह नहीं सिखाएगा। यह जटिल है। जैसे ही ग्रेविटी मैजिक के बारे में विवरण उजागर हुए, फुसफुसाहट की तीव्रता और आवाज बढ़ गई, जो पहले गपशप और बाद में चिल्लाहट में बदल गई। जटिल कैसे? यूरियल ने पूछा, जबकि लित और फ्लोरिया उसके साथ शामिल हो गए। वे भी उतने ही भ्रमित थे जितना वह। ग्रेविटी मैजिक के लिए एक साथ 6 मंत्र बोलने और उन्हें एक साथ बुनने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। इसमें माना नियंत्रण और प्राकृतिक घटनाओं के पीछे के सिद्धांतों की महान महारत की भी आवश्यकता होती है। तुमने अपने दोस्त को जो उपयोग करते देखा वो प्रथम जादू के बराबर है, फिर भी यह पहले से ही अधिकांश की पहुंच से बाहर है। ग्रेविटी मैजिक को सबसे प्राचीन कुलीन घरानों की विरासत माना जाता है, क्योंकि केवल उन्हीं के पास इसे सिखाने का ज्ञान और जादुई विरासत है। आपने इसे कभी क्यों नहीं सीखा? क्या आप एक आर्कमेज नहीं हैं? लित ने यूरियल के सवाल से सहमत होते हुए सिर हिलाया। उसे ये जानकर काफी निराशा हुई कि उसने अभी अभी पहिए का आविष्कार किया था। दोबारा। हालांकि इस बार यह काफी शानदार पहिया लग रहा था, क्योंकि यह बेकार है। यहां तक कि टियर 1 के ग्रेविटी मंत्र भी बहुत जटिल हैं। उन्हें माना और हाथ के संकेतों पर इतने सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है कि उनकी कठिनाई टियर 5 के मंत्रों से भी आगे निकल जाती है। परिणाम प्रयास को उचित नहीं ठहराते। लित वैन की बात समझ गया, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। लित को कभी भी जादुई शब्दों या संकेतों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ा था। सत्य जादू पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार माना प्रवाह में हेरफेर करने का मामला था।
ग्रेविटी मैजिक वास्तव में कठिन था। वह अभी केवल इसकी सतह खुरच रहा था और दो लोगों पर गुरुत्वाकर्षण को उलटने के लिए लित के पूर्ण ध्यान की आवश्यकता थी। फिर भी ग्रेविटी मैजिक के उच्च स्तरों पर जाना उसके लिए असंभव से बहुत दूर था। ये केवल प्रयास का मामला नहीं है, ये गर्व का मामला है। आर्कमेज एजार, अर्चमेज ईजार, लूसा की मां दहाड़ी। ग्रेविटी मैजिक सभी सच्चे जादुई वंशों, ट्रू मैजिकल ब्लड लाइन्स का जीवित प्रमाण है। उसने वेन की आंखों में देखा और घृणा में अपनी जीभ चटकाई। इसीलिए मैं इसका अभ्यास करती हूं और अपनी बेटी को सिखा रही हूं। आर्कमेज एजार की आवाज बॉलरूम में गूंज उठी। क्योंकि हम एजार लोग सच्चे जादूगर हैं, तुम्हारी तरह दो कोड़ी के दिखावा करने वाले नहीं। जमीनी जादूगरों, ग्रासरूट्स मेजर्स को तो हमारे साथ एक ही कमरे में भी नहीं होना चाहिए। बहुत सी आक्रोशित आवाजों ने उन्हें कोसा। आर्कमेज डीरस की आंखें एक खतरनाक पन्ने जैसी रोशनी के साथ चमक उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दोबारा कहने की? वेन गुर्राया, उसका चेहरा अपने साथी के चेहरे से कुछ ही सेंटीमीटर दूर था। मैंने अपना हिस्सा बखूबी निभाया, ये तो पक्का है, लित ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा। माचियोनेस ने मुझसे कुछ हंगामा करने को कहा था। मैं कहूंगा कि दावत परोसी जा चुकी है, भले ही केवल आइजैक न्यूटन ही जानता हो कि क्यों। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो, बच्चे? आर्कमेज एजार ने वेन की धमकी को नजरअंदाज करते हुए उस बेपरवाह युवक की ओर उंगली उठाई। तुमने ये कैसे किया? तुम्हें ग्रेविटी मैजिक के बारे में किसने सिखाया? प्रार्थना करो कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद आए, अन्यथा क्या? लित ने अपने चेहरे के सामने वाले हाथ को झटक दिया, जिससे आर्कमेज की आंखें गुस्से में लगभग बाहर निकल आईं। मैं व्हाइट ग्रिफॉन का छात्र हूं, प्रकाश विभाग में प्रथम और साम्राज्य के लिए एक संपत्ति, एसेट। मैं माचियोनेस डिस्टार का सम्मानित अतिथि हूं, जो क्राउन के अनुरोध पर इस जलसे में शामिल हो रहा हूं। आप वास्तव में किस अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं? अपनी मूर्खता के अलावा, बिल्कुल। वास्तव में आर्कमेज एजार का चेहरा अभी पीला ही पड़ रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसने अभी अभी एक के बाद एक कितनी गलतियां की थी, जब माचियोनेस की आवाज उसके कान के पास गूंजी। तुम मेरे घर में हो, जबकि मैं क्राउन का प्रतिनिधित्व करती हूं, और तुम्हारी हिम्मत हुई अपने साथियों का अपमान करने और मेरे मेहमानों को धमकाने की? नहीं, मैं। एजार हकलाने लगी, लेकिन सौभाग्य से उसके लिए माचियोनेस डिस्टार का प्रश्न केवल औपचारिक था। उसकी अशिष्टता अक्षम्य है, लेकिन उसने एक अच्छी बात कही। तुमने ऐसा जादू कहां से सीखा, लित? माचियोनेस भी जवाब चाहती थी, लेकिन उन्होंने मांग करने के बजाय विनम्रता से पूछा। मैंने इसे स्वशिक्षित, सेल्फ टॉट के रूप में सीखा, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, जिससे नए और प्राचीन घरानों की सांसें थम गईं। यह इतना कठिन नहीं है। लित उनके अविश्वास के पीछे का कारण नहीं समझ पा रहा था। मैंने फोर्ज मास्टरिंग के पाठों में पॉकेट डायमेंशन बनाना सीखा और आयामी जादू के साथ अंतरिक्ष, स्पेस को मोड़ना सीखा। वे गुरुत्वाकर्षण के दो चरम अनुप्रयोग मात्र हैं। मुझे बस दोनों विषयों से सीखी गई चीजों को मिलाना था और फिर अंतरिक्ष के बजाय वस्तुओं के आसपास गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने के लिए उसका उपयोग करना था। जैसा कि माचियोनेस ने पहले भविष्यवाणी की थी, लित के कार्य ने एक विवाद को जन्म दे दिया था। नए घराने आर्कमेज एजार के शिष्टाचार की कमी के साथ लित का उपयोग इस प्रमाण के रूप में कर रहे थे कि जादू निष्पक्ष था, जबकि प्राचीन घराने ऐसा नहीं मानते थे। प्राचीन घरानों ने दावा किया कि यह एक घोटाला था। उन्होंने माचियोनेस पर अपने रहस्यों को एक आम वर्णसंकर, कॉमनर मंगल के साथ साझा करने का आरोप लगाया। लित ने फैसला किया कि अब सुरक्षा की ओर जाने का समय आ गया है। कुलीनों के झगड़ों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने केवल वही किया जिसके लिए उसे भुगतान किया गया था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? लित ने महसूस किया कि उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल गया। अचानक वो क्षैतिज रूप से गिरने की कगार पर था। आर्कमेज एजार संघर्ष के बीच में उसे वापस खींचने के लिए ग्रेविटी मैजिक का उपयोग कर रही थी। सबसे पहले उसे झुकना पड़ा, गिरने से बचने के लिए एक हाथ से फर्श को पकड़ना पड़ा। फिर लित ने उस खिंचाव को रद्द करने के लिए अपने स्वयं के ग्रेविटी मैजिक का उपयोग किया। प्रतिद्वंद्वी का कोर अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसके लिए प्रथम जादू केवल एक शौक था। लित के लिए यह जीवन भर का काम था। घुटनों पर आओ। उसने एजार के शरीर पर एक शक्तिशाली लहर भेजी जिसने एक सेकंड में उसका वजन तिगुना कर दिया। उसने सुरक्षित रहने के लिए इसमें थोड़ा सा स्पिरिट मैजिक भी मिला दिया। आर्कमेज एजार घुटनों के बल गिर पड़ी। जमीन से माथा टकराने से बचने के लिए उसे अपने हाथों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मेरे घर में कोई भी मेरा या मेरे मेहमानों का अपमान नहीं करता। माचियोनेस ने तालियां बजाईं, उस अनियंत्रित कुलीन के विरुद्ध घेरों की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। आर्कमेज एजार का शरीर एक सेकंड के लिए छटपटाया और फिर जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। एक बार लक्ष्य पर केंद्रित होने के बाद घेरे प्रथम जादू को भी बाधित करने में सक्षम थे। वे अपने लक्ष्य के हर रेशे को बांधकर किसी भी खतरे, चाहे वह जीवित हो या जीवित मृत, अनडेड, को पंगु बना सकते थे।
संक्षिप्त जादुई लड़ाई ने कमरे को शांत कर दिया, लेकिन केवल 1 सेकंड के लिए। कमरे के एक पक्ष ने एजार को नायक कहा तो दूसरे ने गद्दार। झगड़ा जादू के उपयोग के बिना फिर से शुरू हो गया, लेकिन पहले से कहीं अधिक तेज आवाज में। फ्लोरिया और यूरियल ने लित को खड़े होने में मदद की, उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। यह अच्छा रहा, उसने व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। तुम वाकई जानते हो कि पार्टी में जान कैसे फूंकनी है। फ्लोरिया ने अपने पीछे भड़कती भीड़ को देखकर अपनी जीभ चटकाई। लित के साथ छत पर नृत्य करना, रोशनी से घिरे रहना जैसे वे दुनिया में अकेले हों, वास्तव में रोमांटिक था। उसके बाद जो हुआ वो उतना नहीं। एक आर्कमेज के खिलाफ अपना हाथ उठाना, क्या तुम पागल हो? यूरियल अभी भी भूत की तरह पीला था। मुझे क्या करना चाहिए था? उसे मुझे पीटने देना चाहिए था और दया की भीख मांगनी चाहिए था। वह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। मैं खेल के लिए किसी को अपनी जान लेने देने के लिए इतना विनम्र होने के बजाय बाद में माफी मांगना पसंद करता हूं। लित ने अपने साथी पर तंज कसा। एक छोटी सी दौड़ के साथ वे कमरे के सबसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, जहां एनास और अन्य कुलीन एक सुरक्षित दूरी से होने वाली घटनाओं को देख रहे थे। प्राचीन कुलीन घरानों के सदस्य होने के बावजूद वहां एकत्र हुए लोगों का इस संघर्ष में कोई स्थान नहीं था। उन्होंने न्याय के लिए युवा जादुई वंशों के दावे का समर्थन नहीं किया। उन्होंने तटस्थ रहने का फैसला किया, क्योंकि आवेश के क्षण में उनके सहयोगी उन्हें दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देते, जबकि उनके कुलीन साथी उन्हें गद्दार करार देते। उनका हस्तक्षेप केवल दोनों गुटों को उनके खिलाफ एकजुट करने का काम करता, इसलिए उन्होंने घर के स्वामी द्वारा उस गंदगी को खत्म करने का इंतजार करने का फैसला किया। उसे इतना समय क्यों लग रहा है, जहां उसके साथी अभी भी लित के प्रदर्शन या एक सम्मानित अतिथि के प्रति एजार के अकथनीय आक्रमण पर चर्चा कर रहे थे, जिन्हीं का दिमाग तेज गति से घूम रहा था। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो यह वाकई अजीब है, ओरियन ने वापस फुसफुसाया। घेरों और उसके निजी गार्ड के बीच यह हंगामा शुरू भी नहीं होना चाहिए था। शायद वह अन्य कुलीनों के खिलाफ अपना हाथ नहीं उठाना चाहती। हिंसा राजनीतिक रूप से चीजों को और बिगाड़ सकती है, हो सकता है, लेकिन वह मुझे शांत मार्गदर्शक हाथ की तरह नहीं लगती। डिस्टार को एजार को वश में करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। एक कुलीन पर हमला करने से बुरा क्या है जो एक आर्कमेज भी है? उनकी निजी बातचीत तब बाधित हुई जब उन्होंने युवाओं को आते देखा। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि एक युवती उनके ठीक सामने आ गई, जिसने व्हाइट ग्रिफोन के छात्रों का एक त्रुटिहीन शिष्टाचार कर्टसी के साथ स्वागत किया। आपका प्रदर्शन शानदार था, जादूगर लित, वह इसे गंभीरता से नहीं कह पाई। उसने अपना मुंह हाथ से छिपाते हुए खुशी से खिलखिलाया। आपने 10 मिनट से भी कम समय में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को सराय की लड़ाई, टैवर्न फाइट में बदल दिया। ये पूरी तरह से अभूतपूर्व है और वास्तव में मेरे रक्षक के योग्य है। वो लगभग 17 साल की थी। उसके रेशमी सुनहरे बाल नीचे की ओर ऐसे गिर रहे थे जैसे सुनहरा झरना हो जो लगभग फर्श तक पहुंच रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नॉवल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वह युवती एक सफेद इवनिंग ड्रेस पहने हुए थी जिससे उसके कंधे और बाहें खुली थी। उस पर सैफायर्स, नीलम जड़े हुए थे जो उसकी नीली आंखों को और भी उभार रहे थे। उसके चेहरे पर एक जीवंतता और एक उज्जवल मुस्कान थी। उसके व्यवहार ने लत को काफी उलझन में डाल दिया। क्षमा करें, क्या मैं आपको जानता हूं? वह युवती कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन लत कितना भी ध्यान केंद्रित करता, उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह बस इतना जानता था कि वह काफी आकर्षक और सुगठित थी। उसकी सुंदरता आसानी से फ्रिया के स्तर की थी। क्या तुम सच में मुझे भूल गए? उसने एक चंचल नजर के साथ कहा। भले ही तुम अकेले पुरुष हो जिसने मुझे कभी निर्वस्त्र देखा है। वो शर्माते हुए धीरे से मुस्कुराए और अपना चेहरा सुनहरे मोर के पंखों से बने एक पंखे फैन से छिपा लिया। वो मार्शनेस की बेटी है। क्या तुम्हें समानता नहीं दिखती? सोलस ने इशारा किया। इसके अलावा ये सच है कि अब तक मोगर पर ज्यादातर लड़कियां दुबली पतली हैं, लेकिन उदाहरण के लिए टिस्टा काफी अधिक। पहली बात, ये घिनौना है। दूसरी बात, टिस्टा कोई लड़की नहीं है, वह मेरी बहन है। उसे मानक स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल मत करो, धन्यवाद। लत ने उसे बीच में ही टोक दिया। लड़की की आखिरी बात सुनकर उसके साथी सभी हतप्रभ रह गए, और उसमें मुझे एक भाग्यशाली बी स्टार कहने की हिम्मत थी। यूरियल ने मन ही मन अपने दोस्त को कोसा और साथ ही बधाई भी दी। क्षमा करें मलेडी, मैं अपने सभी रोगियों पेशेंट्स को याद नहीं रख सकता, चाहे वे देखने में कितने ही सुखद क्यों ना हों। मेरे पास बहुत अधिक रोगी थे। लत ने उसे थोड़ा झुककर नमन किया, यह नाटक करते हुए कि वह नहीं जानता कि वह कौन है। फ्लोरिया को पेशेंट वाले हिस्से से आश्वासन मिला और बाकी सब चीजों से खतरा महसूस हुआ। लत उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो झूठी तारीफ करे। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी रोगी थी?
उसने अपना पंखा बंद कर लिया। उसका चेहरा जिज्ञासु था, जिस तरह से जिरनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने मुझे अपना रक्षक, सेवियर कहा। मैं कोई योद्धा नहीं हूं, बस एक हीलर हूं। जब लत फिर से शर्लॉक होम्स बन रहा था तो उसके साथियों को उस कोरे झूठ पर हंसी रोकने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। वो और दूसरा हिस्सा, वो धीरे से फुसफुसाया। सब कुछ स्पष्ट कर दिया। शानदार। उसने बिना रुके मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं। एक मजबूत चरित्र, एक उज्जवल दिमाग और एक ऐसी नजर जो केवल एक सुंदर पोशाक पर नहीं रुकती। ये सभी ऐसे गुण हैं जिन्हें मैं एक पुरुष में पसंद करती हूं। इसके अलावा तुम सही हो, हमारा कभी ठीक से परिचय नहीं हुआ। मैं ब्रिंजा डिस्टा हूं, मार्शनेस मिरम डिस्टा की पहली बेटी और अपने घराने की वारिस। उसके शब्दों का चुनाव औपचारिक था। ब्रिंजा ने अपने परिचय के साथ दूसरी बार झुककर अभिवादन कर्टसी किया, जो पहले वाले से काफी गहरा था। एक मेजबान के लिए पहली बार मिले अतिथि को इतना सम्मान दिखाना काफी असामान्य था। ये और उसके पिछले शब्दों ने लित को उतना ही चिंतित कर दिया जितना पहलोरिया और जिरनी को। अपने संरक्षक की बेटी द्वारा लुभाया जाना एक बहुत बड़ा पेन इन दी एस लग रहा था। लगता है मेरी बड़ी बहन को अब एक प्रतिद्वंद्वी मिल गई है, फ्रिया मन ही मन मुस्कुराई। वो शाम हर सेकंड और दिलचस्प होती जा रही थी। मैं लुटिया का लित हूं। अगर अगले साल मैं ग्रेजुएट हो गया तो भी मैं सिर्फ एक मेज रहूंगा। उसने विनम्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुद को छोटा दिखाने के लिए उसे गहरा झुककर नमन किया। खैर, सिर्फ एक मेज होने के नाते तुमने खुद को साधन संपन्न और बहादुर साबित किया है। तुम एक अहंकारी आचमिच के सामने भी डटे रहे, या ये सिर्फ दुस्साहस था? उसने अपने स्थान से पीछे हटे बिना उत्तर दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। लत ने अपना सिर हिलाया। मैं भले ही विनम्र मूल हम्बल ओरिजिन्स का व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने अपना समय गुफा में छिपकर जादू पढ़ने या किसी खूंखार जानवर की तरह लगातार लड़ने में नहीं बिताया। मैंने समाज के नियम सीखे, 6 महान अकादमीज में से एक में प्रवेश पाया, दोस्त बनाए। उसने अपने साथियों की ओर इशारा किया, और सहयोगी एलाइज भी। लत ने मार्शनेस की ओर सिर हिलाया। मैंने बस सभी को दिखाया कि मैंने उचित शिक्षा के 1 साल बाद क्या हासिल किया है। अब यह उन पर निर्भर है कि वे मेरे खिलाफ खड़े होना चाहते हैं या मेरा समर्थन करना चाहते हैं। चाहे जो भी हो, मुझे आसानी से डराया नहीं जा सकता क्योंकि मैंने खुद को अपूरणीय, हार्ड टू रिप्लेस बना लिया है। चाहे उनका अहंकार कितना भी बड़ा हो या वे कितने भी संकीर्ण दिमाग के हों, मेरा मानना है कि संकट के समय उनमें से अधिकांश मेरे होने से खतरे के बजाय आश्वासन महसूस करेंगे। देखा, मेरा यही मतलब था, सिर्फ एक मेज। लत, ब्रिंजा ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसे धीरे से अपने सीने से सटा लिया। लत को अच्छा लगा, लेकिन वह उसके व्यवहार से विचलित नहीं हुआ। धन्यवाद, योर लेडीशिप, लेकिन मुझे लगता है कि आप यह हिस्सा भूल गईं कि मैं अभी केवल 13 साल का हूं और मेरी कोई पृष्ठभूमि बैकग्राउंड नहीं है। लत ने दूर हटने की कोशिश की। वह अपनी पीठ पर कई आंखों की चुभन महसूस कर सकता था। उसमें क्या समस्या है? वह हंसी, उसके हाथ को और भी कसकर पकड़ते हुए। कुछ वर्षों में उम्र का अंतर अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो जाएगा। मैं जिससे भी शादी करूंगी वो मेरे परिवार में शामिल होगा और मैं 3 लोगों के लिए पर्याप्त अमीर हूं। भले ही मेरे पास अपनी कोई जादुई शक्ति, मैजिकल पावर न हो, लेकिन डिस्टा वंश ने कई शक्तिशाली मेजर्स को जन्म दिया है। मैं उन सती रईसों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिन्हें केवल मेरी संपत्ति की परवाह है, और न ही उन अहंकारी मेजर्स को जो हर गैर जादू उपयोगकर्ता को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक आम कैंडी और वार्षिक आय का जरिया बनकर थक गई हूं जो मेरे परिवार की पदवी पर निशाना साधते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना है और जो तुमने आज रात किया है, उसके आधार पर तुम ताजी हवा के झोंके की तरह हो। मैं बस तुम्हें और बेहतर तरीके से जानना चाहती हूं। उसके सभी तर्क मान्य थे, लेकिन लत की किसी भी तरह के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या बकवास है, पहले फ्लोरिया और अब ब्रिंजा। नई दुनिया की महिलाएं काफी मुखर, असर्टिव हैं, लत ने सोचा। शायद इसलिए क्योंकि यहां जादू उन्हें बढ़त देता है, सोलस ने सुझाव दिया। या शायद ये सिर्फ उनकी एक सांस्कृतिक बात है। पृथ्वी के मध्य युग के विपरीत मोगर पर महिलाओं के पास पुरुषों के समान अवसर हैं। वे अपना उपनाम आगे बढ़ा सकती हैं और अपने परिवारों की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन सकती हैं। सोलस के लिए यह न बताना मुश्किल हो रहा था कि वह भी मुखर होती अगर उसके पास साधन होते। भले ही संक्षिप्त था, लेकिन एक शरीर, पहले लत का और फिर उसका अपना, के साथ उसके अनुभव ने उसे आशा और आत्मविश्वास से भर दिया था। साथ ही सोलस काफी अधीर हो गई थी। मुझे आश्चर्य है कि मुझे वह प्रकाश से बना शरीर पाने में भी कितने साल लगेंगे। उसने अपने मन के एक कोने में धीरे से आ भरी अपनी गोपनीयता पाकर खुश थी। तब तक मैं केवल किनारे से लत का उत्साह बढ़ा सकती हूँ। शाम को देर से डिस्टा घराने में
जब उसके सभी अतिथि मार्शनेस के निजी वॉर्प गेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए, तो वो आखिरकार अपने कार्यालय की आराम कुर्सी पर बैठ सकी और आराम कर सकी। ऊबड़ खाबड़ शुरुआत के बाद सब कुछ योजना के अनुसार हुआ था। उसने एक संचार तावीज, कम्युनिकेशन एम्यूलेट निकाला और उसे अपनी मेज के बीच में रख दिया। सफेद ओक की ठोस मेज के कोनों से 4 नीले जादुई क्रिस्टल, मैजिक क्रिस्टल्स, प्रकट हुए, जिससे रानी सिल्फा के साथ एक सुरक्षित चैनल खुल गया। मुझे आशा है कि तुम मेरे लिए अच्छी खबर लाई हो, मिरम। रानी के कठोर चेहरे ने सिर हिलाकर उनका स्वागत किया। शानदार खबर, योर मैजेस्टी। मार्शनेस ने उन्हें थोड़ा झुककर सम्मान दिया। कृपया, अब बहुत हुआ औपचारिकताओं और शिष्टाचारों के साथ। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और यहाँ सिर्फ हम 2 हैं। प्रिय मित्र, जैसी आपकी इच्छा, सिल्फा। वे दोनों एक दूसरे को व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी के समय से जानते थे। यह एक अच्छी तरह से रखा गया रहस्य था, क्योंकि मिरिम ने एक छद्म नाम के तहत पाठ्यक्रमों में भाग लिया था। वो देश के शासक की बेटी होने के नाते विशेष व्यवहार प्राप्त करने से बचना चाहती थी। उन दोनों को अपने अपने वंश की जादू की प्रतिभा विरासत में मिली थी और इसने लंबे वर्षों की दोस्ती के साथ मिलकर उनके बीच खून से भी मजबूत रिश्ता बना दिया था। रानी के कोर, क्वींस कॉर्प्स के लॉर्ड कमांडर की भूमिका प्राप्त करने के बाद मिरम डिस्टा ने दुश्मनों द्वारा खुद को कम आंकने के लिए जादू विहीन होने का ढोंग करना चुना था, जिससे यह विश्वास करना कठिन हो गया कि वो सिर्फ एक मध्यम महत्व की कुलीन महिला थी। उसका एकमात्र पछतावा यह था कि जीवन का हास्य बोध अजीब लग रहा था। उसकी बेटी परिवार की एकमात्र सदस्य थी जो जादू की किसी भी प्रतिभा के बिना पैदा हुई थी। यह ऐसा कुछ था जो पीढ़ियों से नहीं हुआ था। ऐसा लगता है जैसे ब्रिंजा को मेरे धोखे की सजा मिल रही है, वो समय समय पर सोचती थी, फिर उस अंधविश्वासी बकवास को झटक देती थी। जादू विरासत में मिलना खून और भाग्य की बात थी। परिवार में मेजर्स होने से वंशजों के लिए विश्व की ऊर्जा, वर्ल्ड एनर्जी के साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाता था, लेकिन ये कोई पक्का नियम नहीं था। यही कारण था कि कई उत्तराधिकारी होने के बावजूद कभी कभी प्राचीन कुलीन घरानों में दशकों तक कोई मेज पैदा नहीं होता था। तो तुम्हारी शाम कैसी रही? सिल्फा ने पूछा। मार्शनेस डिस्टा ने उन्हें सब कुछ बताया, लत द्वारा ग्रेविटी मैजिक का उपयोग करने की क्षमता प्रकट करने और उसके बाद हुए विवाद पर जोर दिया। अद्भुत! उस युवक में लोगों को गुस्सा दिलाने की प्रतिभा है। उसके चरित्र का सबसे भयानक पहलू यह है कि लत को पता है कि किसे और कब उकसाना है। वो जितनी समस्याएं हल करता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। जब मिरिम ने सिल्फा को लित द्वारा अर्चमेज इजार को सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के बारे में बताया, तो वे हंस पड़ी। इसने निश्चित रूप से उसे बिना किसी शारीरिक नुकसान के विनम्र बना दिया। मिरम ने सिर हिलाया। मैंने उसके बाद हुए झगड़े को बहस में बदलने में कामयाबी हासिल की, जिससे दोनों पक्षों को साझा जमीन तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि अधिकांश अतिथि आने की तुलना में बेहतर शर्तों पर विदा हुए। यही फायदा है ये जानने का कि संघर्ष कब और कहां होने वाला है। सिल्फा मुस्कुराई। लोग जितने अधिक गर्म दिमाग के होते हैं, उनके तर्क को नियंत्रित करना उतना ही आसान होता है। हालांकि मैं ऐसी छोटी चीजों से चिंतित नहीं हूं। मुझे अपनी योजना के बारे में बताओ। जैसा कि आप जानती हैं, मैंने ये सुनिश्चित किया कि वे सभी जो लिंजोस के एंटी बाल्को प्रोटोकॉल के बारे में जानते थे, उन्हें सूची के अस्तित्व के बारे में पता चले और यह भी कि मैं उसे डिकोड करने वाली हूं। मैंने माना था कि जो भी गद्दार है वह भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने उन्हें अपने घर में प्रवेश करने का अवसर देने के लिए इस गाला का आयोजन किया। शीर्ष रैंकर्स, टॉप रैंकर्स का उत्सव निमंत्रण का अनुरोध करने का सही बहाना था। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, हमारे कई दुश्मनों ने भोज में भाग लिया। इतने सारे लोगों के साथ भी वे खुलेआम नहीं घूम सकते थे, इसलिए मैंने मेज लत को हंगामा करने के लिए कहा। वो कुख्यात रूप से अनअलाइंड, किसी गुट में न होना है। हमारे तीनों के अलावा कोई भी उसके साथ मेरे विशेष संबंधों के बारे में नहीं जानता। किसी को संदेह नहीं है कि सब कुछ प्रायोजित, स्टेज्ड था। अच्छा, क्या वो योजना के बारे में जानता है? सिल्फा ने पूछा। नहीं, उसने स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा। केवल अपने परिवार की सुरक्षा मजबूत करने और अधिक पैसे और अपने शोध के लिए सामग्री मांगी। उसने कहा, और मैं दोहराती हूं, हमारी पीठ पर पहले से ही एक निशाना लगा है, उसे बड़ा करने से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप मुझे भुगतान करती हैं, मैं काम पूरा कर दूंगा। इतनी कम उम्र के व्यक्ति के लिए सनकी, सिनेक और महंगा। सिल्फा ने अविश्वास में अपनी भौहें चढ़ाईं। अगर वो कोई आदर्शवादी मूर्ख होता तो मैं उस पर भरोसा नहीं करती। जहां तक कीमत की बात है, इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, कम दाम में अयोग्य लोग ही मिलते हैं। मैं इसे एक निवेश मानती हूं। अगर वो हमें अपने परिवार के सामने सुरक्षा की आखिरी पंक्ति के रूप में देखता है, तो वो कभी दूसरा बाल्को नहीं बनेगा। सूची का क्या हुआ?
सिल्फा अधीर हो रही थी। मेरी तिजोरी सफलतापूर्वक खोली गई और सूची की नकल कर ली गई। मिरम ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, शानदार। उसमें क्या लिखा था? वह असली सूची नहीं थी। वो उसी कोड में लिखी गई एक हेर फेर की हुई प्रति, डॉक्टरेट कॉपी थी, जिसमें केवल हमारे मुख्य संदिग्धों के नाम थे। इस तरह यह ऐसा लगेगा जैसे उनके सहयोगियों में से किसी ने उन्हें बेच दिया है या कम से कम हमारे साथ सौदा करने की योजना बना रहा है। अब हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कौन प्रतिक्रिया करता है। सूची के बारे में जानकारी किसने लीक की? सिल्फा लगभग उनका खून चख सकती थी। बाल्फर्स, वो लिंजोस का निजी सहायक है। वही था जिसके पास तिजोरी की जानकारी तक पहुंच थी। मिरम ने संदिग्धों को पढ़ने के लिए जो रिपोर्ट प्रदान की थी, वे सभी एक विवरण को छोड़कर समान थी, तिजोरी का स्थान। जासूस ने एक जगह के बजाय दूसरी विशिष्ट जगह को देखकर ही अपने स्रोत का खुलासा कर दिया था। भगवान उसे जला दें, मैंने ही उसे लिंजोस के पास नियुक्त किया था। ग्रेट मदर के नाम पर वह अब तक सभी पृष्ठभूमि जांच, बैकग्राउंड चेक्स में कैसे पास हो गया? मेरे आंतरिक घेरे में से कोई इसमें शामिल है या इससे भी बुरा कोई बेवकूफ है? चाहे जो भी हो, इसके लिए कुछ सिर कटने वाले हैं। रानी लगभग अपने पैरों के नीचे की धरती को फटते हुए महसूस कर सकती थी। उन्हें उम्मीद थी कि अपराधी प्राचीन कुलीन घरानों में से कोई होगा, ताकि हाल के सत्ता संघर्ष में उनके खिलाफ बढ़त हासिल की जा सके। इसके बजाय कोर्ट द्वारा चुने जाने के कारण बाल्फर्स उनके गले पर लटकी एक राजनीतिक छुरी था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने रसोई के कर्मचारियों पर सूक्ष्म नियंत्रण कैसे प्राप्त किया और ठीक सही समय पर छात्रों और प्रोफेसरों को जहर कैसे दिया। बिल्कुल। मिरम ने संचार तावीज पर नीले रत्न को छुआ और रानी के साथ नवीनतम रिपोर्ट साझा की। मैंने कांस्टेबल अर्नस्ट से उसके वित्त फाइनेंसेस की जांच करवाई। व्हीलर डियारस के साथ उनके सहयोग के कारण हमें पता चला कि बाल्फर्स को एक शेल कंपनी से पैसे मिल रहे हैं जो फरार आर्चमिज लुकार्ट से जुड़ी हो सकती है। ये कब से चल रहा है? सिर्फ लुकार्ट का नाम सुनकर सिल्फा को जलन होने लगी। शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से भी पहले। अजीब बात यह है कि लुकार्ट के गायब होने के बाद भी भुगतान नहीं रुका है। तो खिलाड़ी बदल गए हैं, लेकिन खेल अभी भी वही है। रानी ने ऊंचे स्वर में विचार किया। शायद हमें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं उसे गिरफ्तार नहीं करने वाली हूं। एक छोटी मछली पकड़ने से हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उसका उपयोग कमांड चेन के शीर्ष तक पहुंचने के लिए करेंगे। बाकी सर्दियां शांति से बीत गईं। मार्शनेस की हवेली में उत्सव के बाद जिन्नी ने पहलोरिया को लित के घर जाने की अनुमति दे दी, जिससे वे उसका जन्मदिन साथ बिता सकें। ओरियन ने अपना वादा निभाया और लत को गेटकीपर तलवार उपहार में दी। लत इसके बारे में वास्तव में खुश था, लेकिन अब और प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा था। वो केवल माना क्रिस्टल्स और सूडोकोज के बीच की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना जारी रख सका। कवच, आर्मर और हथियार, वेपन के अलग अलग प्रभाव थे, जिससे उसे ये समझने में मदद मिली कि विशिष्ट गुण देने के लिए ट्रू मैजिक के साथ सूडोकोर को कैसे आकार दिया जाए। लत और सोलस को लगभग एक पैटर्न समानता दिखने लगा था, लेकिन उन्हें और अधिक डेटा की आवश्यकता थी। पलक झपकते ही आखिरी साल के लिए अकादमी वापस जाने का समय आ गया था। लत ने अंतिम दिन अपनी अनुपस्थिति के दौरान टिस्टा का होमवर्क तैयार करने और लॉक्रा सिल्वरविंग की किताब द बेसिक्स ऑफ मैजिक को एक बार फिर से पढ़ने में बिताया। आर्चमिज डियारस के शब्दों ने उसे प्रेरित किया था, जिससे लत को संदेह हुआ कि शायद कुछ ऐसा था जिसे उसने इन सभी वर्षों में अनदेखा कर दिया था। यदि सोलस सही थी कि लॉक्रा अतीत की एक अवेकन मेगस थी, तो उसकी पुस्तक में उसकी विरासत का हिस्सा हो सकता है या कम से कम उसके ज्ञान की ओर इशारा हो सकता है। आखिरकार वह अपनी पुस्तक में फर्स्ट मैजिक के बारे में जो कुछ भी समझाती है, वह ट्रू मैजिक पर भी लागू किया जा सकता है। मैंने पुस्तक का हर शब्द सीखा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब तक इसके पूर्ण उद्देश्य को समझने में विफल रहा। जैसा कि यूरियल के पिता ने कहा था, ग्रेविटी मैजिक अपनी कठिनाई के कारण एक अस्पष्ट विषय है, लेकिन यही बात सिल्वरविंग्स हेक्साग्राम के बारे में भी कही जा सकती है। क्या होगा अगर वे दोनों ट्रू मैजिक के बारे में पिछले मैगी द्वारा छोड़ी गई विरासतें हैं? जब मैंने पहली बार हेक्साग्राम करना सीखा था, तो मुझे नहीं पता था कि एरेज का अस्तित्व है। अब जितना अधिक मैं इसे देखता हूं, उतना ही मुझे यकीन हो जाता है कि यह अकादमी के पुराने दिग्गजों को प्रभावित करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा करतब नहीं है। अगर मैं सही हूं, तो यह न केवल पहला ट्रू मैजिक अरे है जिसे मैंने सीखा है, बल्कि यह ग्रिफिन किंगडम के इतिहास के सबसे शक्तिशाली मेजर्स में से एक की विरासत का भी हिस्सा है। लत के प्रयोगों ने उसे ये खोजने में मदद की कि वह अपनी इच्छानुसार हेक्साग्राम को बड़ा और सशक्त बना सकता था। हालांकि इस प्रक्रिया में दो बड़ी कठिनाइयां थी। पहली यह कि अरे जितना बड़ा होता गया, सभी 6 तत्वों एलिमेंट्स को पूर्ण संतुलन में रखना उतना ही कठिन होता गया।
स्थिरता प्राप्त करने के लिए स्पेल को प्रत्येक तत्व को बिल्कुल समान मात्रा में माना प्राप्त करने और उनकी ऊर्जाओं को एक होकर प्रवाहित होने की आवश्यकता थी। दूसरी यह कि उसे पता नहीं था कि इसे क्या करना चाहिए। स्वभाव से निराशावादी होने के कारण लत को संदेह था कि यह एक लंबे समय से मृत जादूगर का एक विस्तृत मजाक भी हो सकता है। यदि लॉकरा वास्तव में मर चुकी थी तो कल्ला के शब्दों के अनुसार वह अभी भी जीवित हो सकती है। तो या तो मैं उसे ढूंढूं और लॉकरा से स्पष्टीकरण मांगूं, या मुझे तब तक अपना सिर पटकना होगा जब तक कि मैं इस रहस्य को खो न दूं। अकादमी में पहुंचने पर लत के लिए एक आश्चर्य था। व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी की 5वीं मंजिल 4थी मंजिल के लगभग समान थी। एकमात्र मुख्य बदलाव यह था कि उसका नया कमरा एक अलग स्थान पर था और वह पिछले कमरे की तुलना में बहुत बड़ा था। यह एक फौज मास्टरिंग लैबोरेटरी और एक हीलर्स ऑफिस से भी सुसज्जित था। 5वें वर्ष के छात्र अपने जूनियर्स की तुलना में कम संख्या में थे। एक अच्छे साल में वे लगभग 150 के आसपास होते थे। हाल की घटनाओं के कारण, हमले के दौरान मारे गए लोगों और एंटी माना टॉक्सिन के कारण विफल होने वालों के बीच 5वें वर्ष में 100 से भी कम छात्र शामिल हो रहे थे। इसने काफी खाली जगह छोड़ दी थी, जिससे उन लोगों को काफी अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी जिन्होंने इसे हासिल किया था। प्रत्येक कमरे को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया था ताकि एक हीलर अकादमी के बाहर से रोगियों को प्राप्त कर सके या एक मेज नाइट अपने तलवारबाजी का अभ्यास कर सके। केवल एक विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन होने के कारण फ्लोरिया का अपार्टमेंट पूरी तरह से तलवार के अभ्यास के लिए समर्पित था। इसमें गोलम्स के साथ एक साउंड प्रूफ कमरा था जो प्रशिक्षण डमी ट्रेनिंग डमीज के रूप में थे। अपनी जादुई प्रकृति के कारण वे ऐसी सामग्रियों से बने थे जिनका घनत्व मानव शरीर के समान था। उन्हें अलग अलग आकार और आकृतियों को ग्रहण करने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता था, जो उन सभी प्राणियों की नकल करते थे जिन्हें उसका मेज नाइट पाठ्यक्रम कवर करेगा। गोलम्स एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी लैस थे। इसने उन्हें विभिन्न प्राणियों के सबसे सामान्य युद्ध पैटर्न का पालन करके छात्र के हमलों का बदला लेने की अनुमति दी। छात्रों को कठिनाई स्तर को और बढ़ाने के लिए अपने प्रशिक्षण डमी के आय को व्यक्तिगत बनाने की अनुमति थी। पहलोरिया ने सबसे पहले अपनी शैली को इनपुट किया ताकि वह खुद के खिलाफ अभ्यास कर सके और अपने प्रदर्शन में खामियों को ढूंढ सके। ये पहली बार है जब मैं वास्तव में केवल एक विशेषज्ञता होने से खुश हूं, पहलोरिया ने लित को अपनी व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुविधा दिखाते हुए कहा। ऐसा क्यों? उसने देखा कि रहने की जगह में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। एक बार फिर रहने की जगह में कम फर्नीचर था, बस ठीक से रहने और अभ्यास करने के लिए पर्याप्त था। बाकी सब छात्र पर निर्भर था। फौज मास्टरिंग लैब और मेडिकल प्रैक्टिस के अलावा लत के कमरे में फर्नीचर के रूप में केवल एक बिस्तर, एक अलमारी, एक काम करने की मेज और कुछ बुकशेल्फ थे। वो कभी भी ऐसी जगह को सजाने के लिए पैसा बर्बाद नहीं करेगा जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ सोने के लिए करता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह वहां केवल 1 साल के लिए रहेगा। दूसरी ओर फ्लोरिया अधिक बेफिक्र थी। उसके कमरे में पहले से ही कपड़ों से भरी एक दूसरी अलमारी थी। नरम कालीनों ने पूरे फर्श को ढंक दिया था जिससे वह ठंडी सर्दियों की सुबह में भी नंगे पैर चल सकती थी। यह एकमात्र ऐसी सुख सुविधा थी जिससे लत को लगभग ईर्ष्या हुई। लगभग स्किनवॉकर आर्मर न केवल कपड़े बल्कि जूते भी बनाने में सक्षम था। उसे बस इसकी इच्छा करनी थी और कवच खुद को पजामा या यूनिफॉर्म में बदल लेता जिससे उसके पैर ढक जाते। संक्रमण ट्रांजिशन केवल 1 सेकंड के लिए रहता। मंत्रमुग्ध कपड़े एक अर्ध तरल अवस्था में बदल जाते। लत के शरीर पर दौड़ते हुए आणविक स्तर पर अपना रंग और संरचना बदलते। यह मेरे द्वारा खर्च किए गए हर एक पॉइंट के लायक है, लत हर बार कवच के गुणों का उपयोग करते समय सोचता था। लित की मेज के विपरीत, जो हमेशा खाली रहती थी जब तक कि वह किसी विशेष रूप से कठिन विषय का अध्ययन नहीं कर रहा हो, पहलोरिया की मेज छोटे स्टैंडों पर अंडे के आकार के नैकी गहनों से सजी थी। उन्हें अर्ध गोलाकार रूप में व्यवस्थित किया गया था। उसके पास अपने सिरहाने की मेज पर भी एक जोड़ा था। उसने कभी भी उसे अपने शयन कक्ष बेडरूम के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी, सिवाय इसके कि जब समूह एक साथ पढ़ने के लिए इकट्ठा होता था। तब भी उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। जाहिर है उसने उनके आने से पहले उन्हें छिपा दिया था। क्योंकि फ्रिया के विपरीत मेरा प्रशिक्षण कक्ष मुझे एक ही समय में कई गोलम्स के साथ अभ्यास करने की अनुमति देता है। ये 2 लोगों को समायोजित करने के लिए भी काफी बड़ा है। इसका मतलब है कि फ्रिया और मैं एक साथ काम कर सकते हैं, या मैं तुम्हें तलवार के साथ थोड़ा प्रशिक्षित कर सकती हूं, उसने उत्तर दिया। अच्छा विचार है। एकमात्र समस्या यह है कि क्या हमारे पास उसके लिए पर्याप्त समय होगा, उसने आह भरी। खैर, पिछला साल अलग था। अब अगर हमें देर हो जाती है तो तुम हमेशा यहां सो सकते हो। पहलोरिया ने अपने बाल झटके, थोड़ा शर्माते हुए। ये चीजें क्या हैं? लत ने विषय बदल दिया।
इस तरह का अजीब और हड़बड़ी वाला प्रस्ताव देना पहलोरिया के स्वभाव में नहीं था। उसके लगभग मर जाने के बाद उनका रिश्ता काफी धीमा हो गया था। बहुत सी चीजें बहुत तेजी से हुई थी। उसके लगातार बदलते मिजाज, मूड स्विंग्स ने चीजों को और खराब करने में योगदान दिया था। क्या तुमने सच में कभी एक? पहलोरिया ने वाक्यांश के बाकी हिस्सों पर लगभग अपना दम घोंट लिया। लत के घर जाने के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह नोटिस करना था कि उसका कमरा उसकी अलमारी जितना बड़ा था। वो विलासिता के प्रति हमेशा इतना उदासीन रहता था कि वह अक्सर उसकी विनम्र पृष्ठभूमि के बारे में भूल जाती थी। एक क्या? पहलोरिया ने सबसे पास वाले अंडे को छुआ। जादुई वस्तु का ऊपरी हिस्सा खुल गया, जिससे एक फोटोग्राफ के आकार का एक होलोग्राम छवि प्रोजेक्ट हुआ। ये ध्वनियों और रंगों के साथ पूरा था, जिसमें एक युवा ओरियन को दिखाया गया था जब वह फ्लोरिया को एक कहानी सुना रहा था जब वह एक छोटी बच्ची थी। यह एक छोटी सी क्लिप थी जो लूप में चल रही थी। एक रिमेंबर फ्लोरिया के एक और स्पर्श ने अंडे को बंद कर दिया और होलोग्राम गायब हो गया। फिर लत ने एक और स्मृति देखी जिसमें फ्लोरिया लकी के साथ खेल रही थी जब वो शिकारी कुत्ता मैस्टिफ अभी भी एक पिल्ला था, दोनों सिर से पैर तक कीचड़ में सने हुए थे। एक और जिर्नी के बारे में था जो उसे आत्मरक्षा की मूल बातें सिखा रही थी। इस तरह मेजर्स अपने कीमती पलों को संग्रहित करते हैं। तुमने उन्हें मुझे पहले कभी क्यों नहीं दिखाया? लत की आशंकाएं संदेह में बदल रही थी। क्योंकि वे मेरे निजी पल हैं। पहलोरिया अपने बालों के साथ खेल रही थी जबकि वह शर्मिंदगी के कारण उसकी आंखों में देखने में असमर्थ होकर जमीन को घूर रही थी। मैंने उन्हें अपनी बहनों के साथ भी साझा नहीं किया। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। लत ने उसकी जिंदगी में और झांकने के प्रलोभन को रोकते हुए रिमेंबर को बंद कर दिया। क्या तुम ईर्ष्यालु जालिस हो? क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पहलोरिया का इस तरह झेपना एक बड़ा इशारा था। खैर, गालर के बाद जब भी तुमने मुझे फोन किया तुम घबराई हुई लग रही थी। तुमने हमेशा कुछ सीमाएं, बाउंड्रीज रखना पसंद किया है, धीरे धीरे और स्थिरता से आगे बढ़ना। फिर भी अब तुम मुझे यहां सोने की पेशकश कर रही हो और यह सब साझा कर रही हो। सुनने में हताश, डेस्परेट लगता है। उसने उसके लिए वाक्यांश पूरा किया। नहीं, मैं कहने वाला था, स्वभाव के विपरीत। ओ, फ्लोरिया कानों तक लाल हो गई। उसने चाहा कि जमीन उसे निगल जाए, लेकिन कालीन स्थिर रहा। वो अपने बिस्तर पर चली गई और उदास आवाज में जवाब देने से पहले उस पर बैठ गई। हाँ, मैं ईर्ष्यालु हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं मार्शनेस की बेटी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हूं। पहलोरिया का डर तब आसमान छू गया था जब जिर्नी ने उसे अपनी पढ़ाई के बारे में हमेशा की तरह टोकने के बजाय सर्दियों के आखिरी दिनों में उससे मिलने के लिए मजबूर किया था। वो हर पहलू में मुझसे बेहतर है। वो बहुत सुंदर है, एक महिला की तरह चलती और बोलती है। मैं उसके सामने सिर्फ एक बेडॉल भीमकाय लड़की, क्लमजी जायंटेस हूं। उसकी नजरें अपने छाती क्षेत्र पर पड़ी और उसने एक अनकही तुलना के साथ अपनी बात समाप्त की। ये कब से एक चुनौती है? लत ने उपहास किया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास एक छोटी किताब है जहां मैं उन सभी लड़कियों को पॉइंट देता हूं जिन्हें मैं जानता हूं? कि मैं उन्हें कुछ मानकों के अनुसार अंक देता हूं? तुम्हें क्या लगता है मैं कितना सती हूं? रुको, क्या तुमने कहा कि सभी लड़कियां? यानी और भी हैं? फ्लोरिया हतप्रभ थी। बेशक हैं। जब से रैंकिंग बाहर आई है, मेरे गांव की शादी की उम्र की सभी लड़कियां हर बार मेरे घर से निकलते ही मेरे सामने परेड कर रही हैं। मुझे लस्ट्रिया काउंटी के छोटे और मध्यम महत्व के रईसों से लगातार निमंत्रण मिल रहे हैं। उनमें से अधिकांश के बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वे अस्तित्व में हैं। सच कहूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी महिला सहपाठियों से मुझे वही ध्यान मिलेगा जो पिछले साल यूरियल को मिला था, अगर उससे भी बुरा नहीं, क्योंकि अब वो सार्वजनिक रूप से सगाई कर चुका है, जबकि मैं सिर्फ एक अज्ञानी मूर्ख हूं। मुझे उम्मीद है कि वे मेरे बारे में एक असीमित लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह सोचेंगी। मैं इतना मूर्ख या अहंकारी नहीं हूं कि यह मान लूं कि मैं अचानक एक सुंदर हंस स्वॉन में बदल गया हूं। वे सब सिर्फ गोल्ड डिगर्स, लालची हैं। लत उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। ब्रिंजा उनसे अलग नहीं है। उसकी जान बचाने के बाद भी उसने मुझे कभी भी एक घूरने वाले बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं समझा, वरना वो कदम उठाने से पहले इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करती। उसने शायद अपनी मां से मेरे बारे में सुना होगा और उसे जिज्ञासा हुई होगी। तुम पहली व्यक्ति हो जिससे मैं अकादमी में शामिल होने के बाद मिला हूं जिसने मुझे एक संपत्ति, एसेट के बजाय एक व्यक्ति के रूप में देखा। हमारे डेटिंग शुरू करने से पहले ही तुमने मेरा साथ और सलाह मांगी थी। तुमने मेरे साथ अपनी रोजाना की समस्याएं, अपनी मां के साथ झगड़े और भविष्य के लिए अपने सपने भी साझा किए हैं। लित ने पहलोरिया के चेहरे को ढकने वाले बालों को हटाया और उसके गाल को सहलाने लगा। मैं इसके बिना तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए कभी तैयार नहीं होता, भले ही तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होती। क्या तुम कह रहे हो कि मैं नहीं हूं? फ्लोरिया को अचानक अपनी ऊर्जा वापस मिल गई।
उसने उसे एक कुशन से मारा। तुम्हारे शब्द मेरे नहीं, याद है जब वे 5वें वर्ष के लेक्चर हॉल की ओर चले तो उनका मिजाज पहले से बिल्कुल अलग था। फ्लोरिया पूरे समय गुनगुनाती रही, बिना खुद को चिपचिपा, क्लिंगी या फ्लैट होने के लिए मजबूर किए। यहां तक कि जब कई लड़कियों ने उसे इस तरह देखा जैसे उन्होंने लत को पहली बार देखा हो, मुस्कुराते हुए और उससे बातचीत करने की कोशिश की, तभी वे उसके उत्साह को कम नहीं कर पाईं। खासकर इसलिए क्योंकि उसने हर बार उन्हें एक गुर्राहट, ग्राउल के साथ खारिज कर दिया। लत के पास शिष्टाचार में बर्बाद करने के लिए समय नहीं था और पृथ्वी पर अपने समय के बाद से ही वो जोंक, लीचेस जैसे लोगों से नफरत करता था। उसे अभी भी वे सभी लोग याद थे जो उसे अनाथ होना कूल समझते थे, जिन्होंने उसे अपनी मेहनत की कमाई उनके फायदे के लिए बर्बाद करने के लिए उकसाने की कोशिश की थी। लेक्चर हॉल चौथे साल के समान था, लेकिन पहले अनिवार्य पाठ में भाग लेने वाले सभी छात्रों के साथ भी आधे से अधिक सीटें खाली थी। जब दूसरा गोंग बजा, हेडमास्टर लिंजोस कमरे में दाखिल हुए। उनके ठीक पीछे प्रोफेसर फर्क थी। मेरे प्यारे छात्रों, वापस स्वागत है। लिंजोस का चेहरा अभी भी लंबा और अनाकर्षक था, लेकिन वो एक अलग आदमी में बदल गए थे। उनकी नजर स्टील जैसी कठोर थी, उनके पिछले आशावादी स्वभाव का कोई निशान नहीं बचा था। भले ही हेडमास्टर अभी अपने 20वें दशक के अंत में थे, उनके शाहबलूत चेस्टनट जैसे बाल आंशिक रूप से सफेद हो गए थे, जिससे उन्हें और भी ठंडा रूप मिल रहा था। जब वे बोले तो उनकी आवाज में कोई खुशी नहीं थी, केवल कुछ ऐसी चीज के साथ मिश्रित दृढ़ संकल्प था जिसे लत ने रेंगते हुए गुस्से, स्लिदरिंग रेज के रूप में पहचाना। लिंजोस के भाव को केवल जंगली, फेरल के रूप में वर्णित किया जा सकता था। आमतौर पर हेडमास्टर की तीखी विशेषताएं और गरुड़ जैसी नाक उनके दयालु स्वभाव के विपरीत होती थी, जबकि अब वे उन्हें एक क्रूर रूप दे रही थी। चूंकि पाठ का समय पहले ही शुरू हो चुका है, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। पिछला साल एक बुरा सपना रहा है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि बुरी चीजें होती हैं और आंशिक रूप से कुछ छात्रों और उनके माता पिता की वजह से कुछ युवक आक्रोश में खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वे अपना मुंह खोल पाते, उन्हें एक धमक के साथ वापस बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। वे एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। लिंजोस ने किसी स्पेल या अरे का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्हें बस उन सभी को डराने के लिए अपनी जादुई आभा, मैजिकल ऑरा के एक हिस्से को छोड़ने की जरूरत थी जिन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। हेडमास्टर द्वारा जारी की गई शक्ति इतनी प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई जिसने युद्ध विशेषज्ञता, कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन में भाग नहीं लिया था या लत के समूह का हिस्सा नहीं था, खुद को डर से कांपते हुए पाया। इतनी सारी परेशानियों से बचा जा सकता था अगर आप में से कुछ में राजनीति को महल की दीवारों के बाहर रखने की शालीनता होती। यदि युवा मन को जहर की तरह अंध गर्व और मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह ने दूषित न किया होता तो बहुत से लोग अभी भी जीवित होते। अधिकांश अपराधियों को इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्यों को मैंने अभी निष्कासित, एक्सपेल्ड कर दिया है। यह मेरी अकादमी है। आखिरकार मुझे उस बात के लिए आपको या किसी और को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मेरा मानना है कि हमारे बीच अभी भी कुछ आस्तीन के सांप हैं, ये संदेश उनके लिए है। पार्टी खत्म हो गई है। अपनी उंगली की एक चुटकी के साथ लिंजोस ने प्रत्येक छात्र के सामने एक गिल्टी बैलेट प्रकट किया। इसका उपयोग करना है या नहीं यह आप पर निर्भर है, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसे पास रखना और इसकी आवश्यकता न होना बेहतर है बजाय इसके कि यह पास न हो और इसकी आवश्यकता पड़ जाए। अब इस पर अपना माना अंकित इम्प्रिंट करें। कुछ छात्र फिर से खड़े हो गए। इस बार लिंजोस ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। यह हास्यास्पद है, सुनहरे बालों वाली एक 15 वर्षीय लड़की ने कहा। केवल कमजोरों को कावर्ड्स एंड की आवश्यकता होती है। जब उसने इसे लिंजोस को सौंपा तो अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। मैं बैलेट और तुम्हारी वर्दी वापस ले लूंगा, युवा महिला। लिंजोस ने जादुई पत्थर को पकड़ते हुए अपना हाथ बढ़ाया। क्योंकि अपने हेडमास्टर के सीधे आदेश की अवहेलना करना तुम्हें निष्कासित, एक्सपेल्ड करने के लिए पर्याप्त है। मुझे यकीन है कि कमजोर न होने के कारण तुम्हें किसी अन्य अकादमी में प्रवेश पाने में कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हें बस 1 साल इंतजार करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। लड़की की आवाज फीकी पड़ गई जब लिंजोस उसे आंखों में देखने के लिए नीचे झुके और अपनी मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट को फिर से मुक्त किया। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। जो कोई भी निष्कासित होना चाहता है वो मुझे बैलेट दे सकता है। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। अच्छा, अब इसे इम्प्रिंट करो। सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पालन किया। मेरे आदेश की अवज्ञा करने वाले सभी लोगों के 500 अंक काट लिए जाते हैं। लेकिन एक और लड़की हेडमास्टर की प्रभावशाली उपस्थिति के बावजूद हकलाने में सक्षम रही। उद्धरण चिन्ह ... हमने कुछ नहीं कहा। वो उसका विचार था। परीक्षा में टॉप करने से मिलने वाले अंकों से अधिक अंक शुरुआत में ही खोने का विचार उन उद्दंड छात्रों को अपना दोष अपने पिछले नेता पर मरने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त था। आपने अपना नेता चुना है,
इसलिए आप जीत की तरह हार में भी उसका अनुसरण करेंगे। मेरे निर्णय पर सवाल उठाने के लिए आप सभी के 200 अंक और काट लिए जाते हैं। प्रोफेसर फॉग, अब कक्षा आपकी है। लिंजोस कक्षा से बाहर चले गए, जबकि अधिकांश विद्रोहियों को एहसास हुआ कि उनके जादुई उपकरण जबरन बंद कर दिए गए थे। वे तब तक किसी भी आयामी वस्तु, डायमेंशनल आइटम तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि वे पर्याप्त अंक वापस नहीं पा लेते। लड़की और उसके अनुयायी उस अपमान के कारण रो रहे थे जिसे उन्होंने अभी सहा था। तभी फॉग ने उन्हें वापस उनकी सीटों पर भेज दिया। हेडमास्टर का भाषण आज के पाठ में पूरी तरह फिट बैठता है। मैं आपको फैंसी मंत्रों या राक्षसों को मारने की तकनीक के बारे में नहीं सिखाने जा रही हूं। आज का विषय आपके घरों के आराम से बाहर का जीवन है, कुछ ऐसा जिसका सामना हर जादूगर को जल्द या बाद में करना पड़ता है। आप में से कुछ छोटे गांवों से आते हैं और बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। उनकी नजर सामने की मेजों पर बैठे लित और स्थितवला क्वाया पर एक सेकंड के लिए टिकी। लित की उम्मीद के विपरीत किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। लिंजोस जा चुके थे, लेकिन लेक्चर हॉल में डर अभी भी बना हुआ था। दूसरे कुलीन घरानों से आते हैं और कुछ भी नहीं जानते। आप सभी के पास वास्तविक दुनिया में जीवित रहने के लिए आवश्यक ज्ञान की कमी है। पैसा आपकी सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, चाहे आप कितने भी मजबूत हों या आप अपने परिवार को कितना भी प्रभावशाली क्यों न समझते हों। एक दुष्ट रोग आपके जेब खर्च के लिए ही आप में से किसी को भी मार सकता है। यदि आप किसी घुमक्कड़ जादूगर से उलझते हैं तो वे आपके आने से पहले ही आपको नष्ट कर देंगे। फलने फूलने के लिए समाज को व्यवस्था की आवश्यकता होती है। व्यवस्था केवल कानून और उस सम्मान से पैदा होती है जो आप सभी को इसके प्रति दिखाना चाहिए। पहला विषय जिस पर हम बात करेंगे वह है मेज एसोसिएशन और मर्सनरी गिल्ड के बीच का अंतर। कुछ अन्य देशों में उन्हें एडवेंचरर गिल्ड के रूप में जाना जाता है, लेकिन हम ग्रिफोन साम्राज्य ग्रिफन किंगडम में चीजों को उनके उचित नाम से बुलाना पसंद करते हैं। एक एडवेंचरर। फॉग की आवाज घृणा से भरी थी। उद्धरण चिन्ह ... एक किराए के सैनिक मर्सनरी से बढ़कर कुछ नहीं है जो खुद को फैंसी तरीके से नाम देता है। किराए के सैनिकों को लगभग कुछ भी करने के लिए भर्ती किया जा सकता है। राक्षसों या जादुई जीवों को मारना, कालकोठरियों डंजन्स को साफ करना, चोरी की गई संपत्ति वापस लाना। वे किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं जो उनकी सेवाओं का खर्च उठा सकता है। एकमात्र कार्य जो वे नहीं कर सकते वे हैं जो कानून द्वारा निषिद्ध हैं या जो कड़ाई से सेना या मेज एसोसिएशन के विशेषाधिकार हैं। किसी भी प्रकार के काम को स्वीकार करने के लिए एक गिल्ड में शामिल होना आवश्यक है। वे अपने कर्मचारियों की गारंटी देते हैं और उनकी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैज एसोसिएशन की अपने सदस्यों के प्रति कम जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसके नियम और भी सख्त हैं। एसोसिएशन साम्राज्य और रहस्यमयी कलाओं के अभ्यासियों के बीच की कड़ी है। यदि आप ग्रिफोन साम्राज्य से कोई उपाधि, भूमि, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले एसोसिएशन में शामिल होना होगा। एक अकादमी में शामिल होना चीजों को आसान बनाता है, लेकिन स्वीकृति मिलना शायद ही कभी स्वचालित होता है, जब तक कि आपने पहले से ही हमारे देश को सेवा प्रदान न की हो। गिल्ड की तरह एसोसिएशन आपको कार्य सौंपने की अनुमति देता है, लेकिन आपको उनके लिए पैसे नहीं मिलते। केवल गुण, मेरिट्स। एसोसिएशन गद्दार जादूगरों पर मुकदमा चलाने और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वालों का शिकार करने के लिए भी जिम्मेदार है। एक डाकू जादूगर को मारना एक गांव को बचाने या डाकुओं को पकड़ने की तुलना में बहुत अधिक गुणों के लायक है। हम जादू उपयोगकर्ता साम्राज्य की रीढ़ हैं, लेकिन इसके संभावित सबसे बुरे दुश्मन भी हैं। इसीलिए सड़े हुए सिबों को तेज और कुशल तरीके से बाहर निकालना पड़ता है। जो लोग अपने साथी जादूगरों को मारने में विशेषज्ञ होते हैं उन्हें स्पेल ब्रेकर्स कहा जाता है और वे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर फॉग ने फिर बताया कि छात्र अकादमी की दीवारों के बाहर कुछ समय कैसे बिताएंगे, जैसा कि लित ने चौथे वर्ष के दौरान अपनी हीलर विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन के लिए पहले ही किया था। मुख्य अंतर यह था कि वे केवल अपनी विशेषज्ञता के अनुसार ही नियुक्त नहीं किए जाएंगे। छात्र एक जादूगर की दैनिक गतिविधियों के सभी संभावित पहलुओं को कवर करेंगे, गार्ड, अग्निशामक, हीलर के रूप में कार्य करेंगे या एसोसिएशन को कागजी कार्रवाई में मदद करेंगे। गंदे हाथ सबसे अच्छा सिखाते हैं। याद रखें, केवल राक्षस ही अराजकता में पनपते हैं, अपनी बुनियादी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। सैनिक, कुलीन, जादूगर, यहां तक कि खुद क्राउन, हम सभी साम्राज्य के सेवक हैं। उच्च शक्ति प्राप्त करने का अर्थ केवल आदेश चिल्लाने की क्षमता से कहीं अधिक है। ये बढ़ते बोझ और जिम्मेदारियों के साथ आता है। ये केवल अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने से ही है कि आपकी भूमि विकसित होगी और साम्राज्य भी। जब अन्य छात्रों ने जो सुना था उस पर चर्चा की, लित ने देखा कि फॉग के शब्दों का उसके साथियों पर क्या प्रभाव पड़ा। अपनी आभा, करिश्मा के साथ उसने स्थितवला जैसे विनम्र मूल के लोगों को महसूस कराया था कि उनके जीवन में एक उद्देश्य है।
कि उनके पास उन लोगों की रक्षा करने की शक्ति और कर्तव्य है जो खुद का बचाव नहीं कर सकते थे। उन अहंकारी कुलीनों के तनावपूर्ण भावों को देखते हुए जिन्होंने पहले लिंजोस का विरोध किया था, लित देख सकता था कि वे अब असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अनगिनत आंखें उनके परिवारों को देख रही हैं। फॉग का भाषण सुनने के बाद उन्होंने कल्पना की कि यह केवल समय की बात है जब उनके अपराध उजागर हो जाएंगे, जिससे उस जीवन शैली को खतरा होगा जिसे उन्होंने हमेशा हल्के में लिया था। मैंने अपनी पहली मुलाकात में फॉग को गलत नहीं समझा था, लित ने सोचा। वो एक जन्मजात नेता है जो अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने में सक्षम है, उन्हें बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। समस्या यह है कि लोगों पर उसका जो प्रभाव पड़ता है वह केवल अस्थायी होता है। एक बार जब उन्हें सोचने का मौका मिलता है बिना किसी नेता की उपस्थिति के, तो वे जल्द ही अपनी पुरानी आदतों और असुरक्षाओं में वापस गिर जाएंगे। कोई भी सिर्फ कुछ फैंसी शब्दों के कारण बेहतर इंसान नहीं बनता, नहीं न्याय अधिक कुशल हो जाता है। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी से बाहर निकलने के बाद विशेष रूप से विनम्र मूल के लोगों को अपनी नई शक्तियों और अधिकार द्वारा भ्रष्ट होने में कितना समय लगेगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि परिणामों के डर के बिना उन लोगों से बदला लेने की आजादी कितनी नशीली है जिनसे आप नफरत करते हैं। यह मायने नहीं रखता कि वे अब नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का विश्वास करते हैं। एक बार जब उन्हें एहसास हो जाता है कि वे चींटियों से भरी दुनिया में विशालकाय हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं है, तो वे अपना असली स्वभाव दिखाएंगे। सोलस उसके बारे में थोड़ा चिंतित थी। ये देखने के बाद कि लस्ट्रिया के ग्रामीणों ने अपने फायदे के लिए अपने पड़ोसियों को कैसे गरीब बना दिया था। पृथ्वी और मोगर दोनों के लोग उन सभी के साथ कितने तुच्छ थे जो उनसे थोड़े कम भाग्यशाली थे। वह जानती थी कि वह गलत नहीं था। अगला पाठ भी अनिवार्य था, इसलिए उन्हें बस अगले प्रोफेसर के आने का इंतजार करना था। जब गोंग दोबारा बजा तो प्रोफेसर नालियर ने कक्षा में प्रवेश किया। शुभ प्रभात प्रिय छात्रों, आप लोगों को फिर से देखकर खुशी हुई। मेरा विश्वास करें, महीनों तक बिस्तर पर रहने के बाद फिर से चलने में सक्षम होना इस दुनिया से बाहर का एहसास देता है। यदि आप में से कुछ इसके बारे में सोच रहे थे, तो आपके चौथे वर्ष के प्रोफेसर भी 5वीं मंजिल पर चले गए हैं। कर्मचारी इस रोटेशन का पालन करते हैं ताकि जिन्होंने आपका पालन पोषण किया है वे आपकी प्रगति का अनुसरण करना जारी रख सकें, जिससे नए विषयों में संक्रमण आसान हो सके, क्योंकि हम पहले से ही आपके मजबूत और कमजोर बिंदुओं को जानते हैं। इस बार हमारा विषय मैजिक क्रिएशन है। जैसा कि आप जानते हैं, हर असली जादूगर को अपने मंत्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। आप में से कुछ के पास पहले से ही कुछ अनुकूलित मंत्र इनकैंटेशंस हैं और जानते हैं कि खरोंच से कुछ बनाना कितना कठिन है। मैजिक क्रिएशन उन विषयों में से एक है जो केवल 6 महान अकादमियों के लिए विशिष्ट है। छोटे संस्थानों से आने वाला कोई भी जादूगर इसके बारे में नहीं जानता है। अकादमी की दीवारों के बाहर इसके बारे में बात करना भी देशद्रोह का कार्य माना जाता है। मैं आपको पाठों के दौरान जो सिखाने जा रही हूँ वह यह है कि प्रत्येक तत्व के लिए नए मंत्र अधिक आसानी से कैसे बनाए जाएं। कोई रास्ता नहीं है कि हम एक ही तिमाही में सब कुछ कवर कर सकें, इसलिए सावधान रहें। मैजिक क्रिएशन पूरे साल चलेगा। कक्षा उन शब्दों पर पसीना बहाने लगी, लित को ईर्ष्या से देखते हुए। हर कोई उसे अनुचित लाभ मानता था। लित उनसे भी ज्यादा पसीना बहा रहा था। ओह, धिक्कार है। आशा करते हैं कि वो मुझे चीजों को समझाने के लिए स्वयंसेवक के रूप में न बुलाए, वरना मैं संकट में पड़ जाऊंगा। एकमात्र उम्मीद यह है कि मैं अपना रास्ता बना सकता हूं। वो निश्चित रूप से सरल मंत्रों का अनुरोध करेगी जिन्हें मैं सत्य जादू ट्रू मैजिक के साथ आसानी से नकली बना सकता हूं। चिंता न करें, हम कुछ सरल से शुरू करेंगे। नालिया ने लित के मन की बात पढ़ ली। सबसे पहले आपको रेंगना सीखना होगा, फिर चलना और अंत में दौड़ना। दूसरा, मैं आप में से प्रत्येक को बनाने के लिए एक अलग मंत्र सौंपूंगी, अन्यथा आप में से एक सारा काम करेगा और बाकी बस उसका फायदा उठाएंगे। तीसरा, इस कोर्स को पास करने के लिए आपको अपना अंतिम उत्पाद मेरे साथ साझा करना होगा, ताकि मैं आपकी प्रतिभा और प्रयास दोनों का मूल्यांकन कर सकूं। आपसे जो आवश्यक है वह न केवल कार्यशील मंत्र तैयार करना है, बल्कि सबसे प्रभावी मंत्र भी बनाना है। मैं और मेरा बड़ा दिमाग। लित ने मन ही मन खुद को कोसा। इससे मंत्रों का दिखावा करना नामुमकिन हो गया है। चिड़चिड़े मत बनो। बाकी सभी को अपने दम पर काम करना होगा, जबकि तुम्हारे पास मैं हूं। सोलस ने उसका उत्साह बढ़ाया। सबसे पहले बेहतर होगा कि मैं आपको पाठ्य पुस्तक दे दूं। नालिया ने अपना पैर थपथपाया, जिससे प्रत्येक छात्र की मेज पर एक छोटी पुस्तिका दिखाई देने लगी। वह एक कोडेक्स है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, एक मंत्र 2 भागों से बना होता है, जादुई शब्द और हाथ के संकेत। जादुई शब्द उस तत्व को परिभाषित करते हैं जिस पर मंत्र आधारित है, इसका आकार और गुण। इसके बजाय माना आउटपुट को विनियमित करने और इसके प्रभावों को समायोजित करने के लिए हाथ के संकेत आवश्यक हैं। मैंने जो किताब आपको अभी दी है वह शब्दों के हिस्से में आपकी मदद करेगी।
इसमें प्रथम जादू को बदलने के लिए सभी सबसे आम उपसर्ग, प्रीफिक्स और प्रत्यय, सफिक्स शामिल हैं। साथ ही वे मानक शब्द जो विशिष्ट प्रभाव पैदा करते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। इन्फिरो, इन्फेरो आग के लिए जादुई शब्द है। मेनाला, मीनाला का अर्थ है तीन और टाच, टैक का अर्थ है विस्फोट। इसलिए एक इन्फिरो मेनाला टाच से 3 आग आधारित विस्फोट होने चाहिए। अब कठिन हिस्सा आता है, सही हाथ के संकेतों को ढूंढना। शब्दों के विपरीत उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2 लोग एक ही मंत्र बना सकते हैं, फिर भी अलग अलग शब्दों और संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। हाथ के संकेत उस जादूगर की कल्पना और इच्छाशक्ति पर दृढ़ता से निर्भर करते हैं जो मंत्र तैयार कर रहा है। एक बार जब एक मंत्र पूरा हो जाता है तो कोई भी इसे सीख सकता है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान कुछ संकेत कुछ जादूगरों को गलत लगेंगे, दूसरों को सही और कई को अधूरे। चौथे वर्ष के दौरान आपने जो कुछ भी सीखा है, यहां तक कि आयामी जादू भी, वो सब इस क्षण के लिए प्रारंभिक था। आपको अपने माना बोध, माना परसेप्शन को विकसित करने के लिए जादू के पहले 3 स्तरों की सीमाओं से परे जाने की आवश्यकता थी। आइए अपने उदाहरण पर वापस चलते हैं। इन्फिरो मेनाला टाच एक अग्नि मंत्र है, इसलिए मैं प्रथम अग्नि जादू के लिए हाथ के संकेत का उपयोग करना शुरू करूंगी। नाली ने अपनी तर्जनी उंगली से हवा में एक छोटा घेरा बनाया। एक बार जब आपके पास शब्दों का सही उच्चारण हो जाए तो आपको केवल अपने हाथों और अपने माना प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शब्द कहें, अग्नि का चिन्ह बनाएं, फिर अपने हाथ हिलाते रहें। यदि आप महसूस करते हैं कि प्रवाह जारी रहता है, जो शायद ही कभी पहले प्रयास में होगा, तो आप अपने रास्ते पर हैं। शुरुआत में यह उससे अलग नहीं लगेगा जो आपने अतीत में अपने दम पर आजमाया था, लेकिन थोड़े अभ्यास के साथ आप सहज ज्ञान द्वारा आंदोलनों के सही अनुक्रम को समझने में सक्षम होंगे। स्थितवला प्रोफेसर वास्टर मुझे बताते हैं कि आपके पास एक अद्भुत नैदानिक मंत्र, डायग्नोस्टिक स्पेल है। क्या आप कक्षा के साथ साझा करना चाहेंगी कि यह किस स्तर का है और इसे बनाने में आपको कितना समय लगा? स्थितवला ने प्रोफेसर को जवाब देने से पहले अपनी झुकी हुई मुद्रा को जल्दी से सीधा किया। टियर 3 निर्माण समय के लिए कहना मुश्किल है। पहले संस्करण में मुझे वर्षों का अभ्यास लगा, लेकिन अकादमी में शामिल होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसमें अभी भी कमी थी। मैं हर बार इसे परिपूर्ण करती रहती हूं जब मैं सुधार करती हूं या कुछ नया सीखती हूं। यह एक प्रगति पर काम, वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या आप देख रहे हैं दोस्तों? नालिया ने उसे छोटी सी तालियां दी, जिसके बाद बाकी कक्षा ने भी तालियां बजाईं। टियर 3 के लिए सालों। मैं उसकी प्रतिभा या प्रयासों को कम आंकने की कोशिश नहीं कर रही हूं, बस यह उजागर कर रही हूं कि उसके लिए यह कितना कठिन था। दूसरे एग्जाम के दौरान आपने जिस मंत्र का इस्तेमाल किया था, उसके बारे में क्या? वो भी टियर 3 था, लेकिन इसे बनाने में मुझे केवल कुछ ही महीने लगे। स्थितवला को अचानक उससे पूछताछ करने में प्रोफेसर नालिया का उद्देश्य समझ में आ गया। बिल्कुल, प्रोफेसर ने उसकी ओर सिर हिलाया। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि अपने माना प्रवाह में हेरफेर कैसे करें, जबकि प्रोफेसर राड ने आपको इसे अपनी इच्छा से बदलने के लिए आवश्यक अभ्यास दिया। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।